दूसरी चीज बेटा, एक बात और सुन लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से सारे। आप चाहे कितनी प्रॉब्लम बताते रहो, खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, आप सिलेक्ट नहीं हुए तो ये बहाना है, और अगर सिलेक्ट हो जाओगे तो ये सक्सेस स्टोरी में काउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सिंपल सी बात है, इसका कोई वो नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो चलती रहेगी और होनी भी चाहिए। आप घर से इतनी दूर इसलिए आए हो कि घर पे आराम से रह रहे थे, इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा था। समझ में आ रहा है? नहीं तो घर पे आराम से रह के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन से हो जाती है पढ़ाई। यहाँ आप इसलिए भी आए हो कि यहाँ क्लास करोगे प्रॉपर तरीके से। तो जो बच्चे क्लास में होकर भी ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचो कितना नेगेटिव काम कर रहे हैं। आपने ऑफलाइन में एडमिशन ही इसलिए लिया था कि आप ध्यान से सुनोगे चीजें। समझ में आ रहा है? बैकलॉग नहीं होगा, क्वेश्चंस बनाओगे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बच्चों ने बना लिया होगा। आज का दिन और है आपके पास, प्लीज कल तक सारे लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट करें, ठीक है? ताकि हम एक प्रॉपर डिस्कशन उसका कर सके। क्लियर है? ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है कि मैं उसकी रिकॉर्ड करके एक वीडियो ही डाल दूं कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आंसर है। पर अगर आप सामने पूछना चाहो, सामने भी पूछ सकते हो, ठीक है? आंसर की कुछ तो गलत होगी ना। अब मैं सारी कैसे ठीक करूंगा अपने आप ही? देख बेटा, मैं तेरे को एक और बताता हूँ। बहुत सारी में क्या होता है, जब हम कोई चीज जैसे मान ले मैं इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन में और ऐड करके बुक बनाऊं, तो मैं खुद प्रूफ रीड थोड़ी करूंगा। ऑफलाइन में तुमसे प्रूफ रीड कराऊंगा ना। यही तरीका ही है। एक्चुअल में क्या होता है, तरीका यही होता है कि जब हम खुद से कोई चीज डेवलप करते हैं, ऑफलाइन में असाइनमेंट जो होते हैं ऐसे ही प्रूफ रीड होते हैं, जहां पर आप बताओगे सर ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, क्योंकि हम कितनी बार भी खुद पढ़ लें वो ठीक नहीं होता। ठीक है? तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं गलत हो, और चांसेस हैं गलत भी होंगे, क्योंकि वो कैसा होता है, हम लोग उसको मार्क करके दे देते हैं, डीटीपी भी टाइप गलत कर देता है। तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आपको मिल गया, आप सॉल्व करो, जो गलत लग रहे हैं उसको बता दो, फाइनल आंसर की एक करेक्शन के साथ हम जरूर डाल देंगे उसमें। सही है? आप प्रिंट निकाल सकते हो, अच्छी बात है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको कंप्रेस करके दिया हुआ है आपको, तो ज्यादा पेज नहीं है, मान लो 10 पेज हैं, तो 10 पेज आप चाहो आप निकाल सकते हो। पर अगर आप प्रिंट भी निकालेंगे तो उस पर मार्क नहीं करना, कॉपी में 1 2 3 करके करना। सही है? ठीक है? और पीडीएफ में करोगे तो भी गलत नहीं है। मेन है कि आपको हर चैप्टर के कुछ मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने हैं। ठीक है? क्लियर? सही है। अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करें। हाँ बेटा बोल। हाँ 3 बजे के पर आपकी क्लास लगी होगी कल, एक्स्ट्रा कोई है कंबाइन करके? फिजिक्स लगी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, सबके लिए नहीं है, तो फिर बता देंगे। फिर तो इस क्लास के बाद ही बता दूंगा कल, इस क्लास के बाद ही बता दूंगा मैं। कल भी आज भी देखते हैं। अभी बनाए नहीं तुम लोगों ने? दिक्कत ये बेटा, मैं सबको अलग अलग बताऊंगा, कैसे होगा ना, इकट्ठा डाउट बताना पड़ेगा इस चैप्टर का, जो क्वेश्चन से इकट्ठे ही बताने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन। ठीक है? यस, काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। क्या बताया था? चलो, कल मैंने ऐसा बोला था मेम्ब्रेन होगी तो ही ऑर्गेनल होगी, ऐसा तो नहीं बोला। स्टार्ट करो, हेडिंग डालो, सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, जल्दी फास्ट। हेडिंग डालो, एक पेज छोड़ देना भाई। एक पेज इसलिए छोड़ेंगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कुछ नई चीज मिलती है। सही है? या जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कुछ नए टॉपिक्स ऐड करने का मन करता है, तो उसे एक पेज में कर सकते हैं। सही है भाई? क्या सोच रहा है? अच्छा, ठीक है। सेंट्रोजोम की जगह अगर सेंट्रियोल दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताएगा ना मुझे। एनिमल सेल में क्या नहीं होता, हेल्प करता, सेंट्रियोल मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल से सेंट्रोजोम बनता है। ठीक है? अब प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। टॉपिक्स क्या क्या हमारे पास? सबसे पहला टॉपिक बेसिक्स पढ़ेंगे सेल साइकिल के। यस, सेल साइकिल के बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है? इसमें वो सारी बातें बताएंगे, फेजिस क्या होते हैं, कौन से सेल में सेल साइकिल होती है, ये सारी चीजें। दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की। तीसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे मियोसिस की, डिटेल में पढ़ना है पूरा पूरा। चौथा टॉपिक, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मियोसिस से रिलेटेड होते हैं,
उनको हम बता देंगे। क्वेश्चंस कौन से वाले? सीड वाले, अगर किसी को याद हो कि कितने सीड बनते हैं कितने मियोसिस से, सीड वाले, मियोसिस वाले, है ना, माइटोसिस के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा करा देंगे, ठीक है। पर मेरा यह मानना है कि पीवाईक्यू में मैंने कोई भी क्वेश्चन किसी प्रॉपर पीवाईक्यू में, एआईपीएमटी और नीट में माइटोसिस मियोसिस का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है सच, और पिछले 3 4 5 साल में कभी आया भी नहीं है। तो ज्यादा टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देते हैं। इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले अगर हम देखें ओल्ड ईयर्स में, जो ओल्ड पीवाईक्यू है उसमें मुझे 2 से 3 मिलते थे। लास्ट 2 साल से उनको ये चैप्टर पसंद आ रहा है, 4 से 5 तक जा सकते हैं और जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। वो 1 2 क्वेश्चन जूलॉजी में डाल देते हैं, सही है। तो 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से जा रहा है, उसको थोड़ा चैप्टर पसंद आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बेटा, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, उनमें एक आध क्वेश्चन सोचने वाला आ जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। आपके क्वेश्चंस कौन से गलत होंगे जिसमें वो प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए पे पूछ देगा, उसके अलावा क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर के गलत नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत डीप क्वेश्चन इससे आया नहीं है। 1 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आए हुए हैं, आउट ऑफ द एनसीईआरटी, जैसे एपीसी करके था, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से आउट ऑफ एनसीईआरटी 1 2 टॉपिक पूछे हैं। कॉल्चिसिन कहीं पर एज सच मेंशन नहीं है, फिर भी पूछ देता है, तो वो हम आपको थोड़ा सा लास्ट में लिखवा देंगे, ये एनसीईआरटी के बाहर जा सकता है, बस। क्लियर है? ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं? कितने आएंगे? टॉपिक नोट कर लो। स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल से, जल्दी, फास्ट, जल्दी। हेडिंग डालो बेटा, बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वहीं जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, यहां क्यों पढ़ाएंगे? वो खिचड़ी बन जाएगी भाई। दिक्कत ये है कि वो क्वेश्चन दे ही नहीं पाएंगे किसी को ना ऐसे। सेल साइकिल अलग टॉपिक है बिल्कुल, है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन जैसी चीज पढ़ रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगी बातें मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं? शो सेल डिवीजन। एक समय के बाद रुक जाए अलग बात है, नहीं तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। चाहे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, फोन बंद करो भाई, और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। वो किससे डेवलप किया है? डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल। क्लियर है? सारा का सारा ऑर्गेनिज्म, छोटा हो बड़ा हो, सिंगल सेल से डेवलप किया है। कौन से सिंगल सेल से डेवलप किया है? अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो जाइगोट। यहां पर एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सभी प्रकार का ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से डेवलप किया है। उस सिंगल सेल का नाम हमारे पास क्या है बेटा? जाइगोट है। क्या है हमारे पास? जाइगोट है। ये क्लियर है? बताओ जल्दी से, ये चीज क्लियर है? अब जो मैं इसके आगे की बात करूंगा वो सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, ये ग्रोथ हो गई, फिर उसने डिवाइड किया, ऐसे करके 2 सेल बनाए, फिर इस तरीके से उसने बहुत प्रॉपर ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिया। ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिया जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो मेरे पास ऑर्गेनिज्म के जो लाखों सेल हैं वो 2 ही चीजों से बने हैं, सेल की ग्रोथ होना और साथ के साथ डिवाइड होना। ये बात समझ में आ रही है? तो एक सेल है, उसकी क्या हुई? ग्रोथ हुई, डिवाइड हुआ, और ये प्रोसेस रिपीट हुआ। ये प्रोसेस क्या हुआ? रिपीट हुआ। उससे मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म बन गया जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है, देखिए बेटा ये पहला पैराग्राफ है, इसमें कुछ बेसिक 2-3 पॉइंट है जहां हमें फोकस रखना है। सबसे पहले ये बोला है उसने कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सभी तरह के जीव सेल डिवीजन से बनते हैं। सेल डिवीजन से हमारे पास क्या हुआ है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, सभी लोग एक सिंगल सेल से बना है, मतलब जाइगोट से बना है। वो जाइगोट क्या करता है, ग्रो करता है और बार बार डिवाइड करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं। और एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन होना और सेल ग्रोथ होना, या वो बोलती है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ एक फीचर है सभी ऑर्गेनिज्म का, या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दो बातें होती हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, सेल डिवीजन, यस, एंड सेल ग्रोथ किसका फीचर है, सेल ग्रोथ किसका फीचर है, फीचर है किसका, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, पहले पैराग्राफ में सिर्फ उसने बोला है कि जाइगोट से सब कुछ बना है, सभी तरह के सेल में डिवीजन होती है, सभी तरह के सेल ग्रो करते हैं डिवाइड होने से पहले, और डिवीजन के थ्रू हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म जिसमें लाखों सेल हैं वो बन सकता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसी के अराउंड उसने पहले पैराग्राफ पे बात की, नोट करिए इसे जल्दी से, क्योंकि इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगा सकते। ठीक है, चलें आगे। आज कुछ कम लोग आए हैं, फ्राइडे कुछ, अच्छा कुछ चले गए, ठीक है बेटा, फिजिक्स वाले 720 वाले चले गए, ठीक। पढ़ ले भाई, कुछ नहीं आ रहा अभी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसकी सारी लाइनें समझेंगे ताकि आपको पता रहे कौन सी लाइनें याद रखनी है। ठीक है, हाँ लिख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप एक एक लाइन समझो पहले, एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल लो या बोर्ड पे ध्यान रखो, बोर्ड पे ध्यान रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर देखो बेटा, आपको पता है, देखो क्या कह रहा है, यू आर अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के जीव की बात कर रहा है, चाहे बहुत बड़ा हो, स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ कहां से, सिंगल सेल से। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये जाइगोट की बात कर रहा है, और वहां से वो क्या बनाते हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, गोज टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। फिर ये कह रहा है कि हमारे पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यहां पर रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब सेल डिवीजन है,
ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सेल डिवीजन है, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। क्योंकि अगर ये सिंगल सेल्स की बात कर रहा है तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? सेल डिवीजन। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी में होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाई, अगर मैं सेल की बात करूं, डिवाइडिंग इनटू टू। कैसे? कैसे? पेरेंटल सेल बनाता है, सही है। पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, क्लियर। और दिस न्यूली फॉर्म सेल फिर क्या करेंगे? फिर से ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सबका फीचर है। सारे सेल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सेल डिवीजन से। मेरी बात समझ में आ रही है? रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? सेल डिवीजन से, यहां पर डिवाइडिंग इनटू टू, क्लियर है। और जो दो डॉटर सेल बने वो भी क्या है, हर बार क्या होंगे? डिवाइड करेंगे। दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल ग्रो एंड डिवाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ। नई सेल की पॉपुलेशन बनेगी, कैसे ग्रो करेगी? देखो फिर क्या कह रहा था, न्यूली सेल फॉर्म, फिर से ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे। यस, सही है। ये चीज समझ में आ रही है? ये प्रोजेनी का क्या मतलब है? डॉटर सेल, सही है, क्लियर। अब देखो, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन से सिंगल सेल किसमें बन जाता है? मिलियंस ऑफ सेल में। इस पूरे पैराग्राफ में जो काम की चीज है वो सिर्फ ये है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सिंगल सेल के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेल डिवीजन है। यहां तक समझ में आ रही है? और सभी ऑर्गेनिज्म डिवीजन के थ्रू, एक सेल से दो सेल बनता है, फिर वो भी ग्रो करके डिवाइड करता है, उससे बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एज सच कोई क्वेश्चन इससे वैसे नहीं बन रहा। क्या होगा? स्टेटमेंट उठा के रख देगा बस। चार स्टेटमेंट है, कोई सही गलत है वहां पर रख सकता, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है, इसका क्या मतलब है? मरता नहीं है, इसका क्या मतलब है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो सेल बना देता है। जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो सेल बनाएगा तो हमें पता ही नहीं कि वो कहां गया, वो तो डिवाइड हो गया। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नॉर्मली नहीं मरता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल मैच्योर हो जाता है, कुछ समय के बाद सारे सेल्स की डेथ होती है, उसे हम एक खास तरह की सेल डेथ बोलते हैं, एपोप्टोसिस, सही है। वो चीज हम बात करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल साइकिल की डेफिनेशन। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिक, सबसे पहला टॉपिक हमने बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? टॉपिक यहां पर हम सेल साइकिल को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अब यहां पर? सेल साइकिल को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल साइकिल है, उसको हम क्या करेंगे बेटा? उसको हम डिफाइन करेंगे। उसकी हम क्या करेंगे? डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, क्लियर है? हम सेल साइकिल की क्या करेंगे? डेफिनेशन पर बात करेंगे। इधर देखो बेटा सारे, ये मेरे पास एक सेल है, यहां पर क्या हो गया है? क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पहले ये डीएनए था, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, ये डीएनए था। अब ये डीएनए डबल हो गया है, ग्रोथ हो गई है, डीएनए क्या हो गया है? डबल हो गया है, सही है। जब ग्रोथ हो रही थी तो उसमें सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट भी डबल हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रीज हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से सब लोगों को याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर और माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। तो यदि किसी सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है और मुझे दो सेल बनाने हैं, तो वो दोनों को तो दे ही नहीं सकता माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें सेल डिवाइड करने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसी ऑर्गेनल होती हैं जिनकी संख्या बढ़ानी पड़ती है, उसे हम लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो किसी के अंदर प्रेजेंट है या किसी चीज का बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रीज हो गए ग्रोथ में। उसके बाद मैंने यहां पर क्या कर दिया है? यहां पर क्या करा है? डीएनए रेप्लीकेशन करिए। क्या करा है मैंने? डीएनए रेप्लीकेशन करी है। और फिर फाइनली मैंने डिवाइड करके कितने सेल बनाए हैं? दो डॉटर सेल बनाए हैं। कितने सेल बनाए हैं? दो डॉटर सेल बनाए हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सभी तरह के सेल में जो सेल होता है मेरे पास, सेल ये फॉलो करता है। तो सेल क्या शो करता है? शो करता है मेरे पास ग्रोथ, यस,
ग्रोथ जिसमें सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ऑर्गेनल या उसके साथ साइटोप्लाज्म, मेरी बात समझ में आ रही है? साइटोप्लाज्म ये इंक्रीज करता है, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर मेरे पास क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए क्या होगी? रेप्लिकेशन होगी, यस। और उसके बाद सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और ये साइकिल फिर से चलती रहेगी। तो अगर मेरे को डिफाइन करना है व्हाट इज सेल साइकिल, अगर मुझे सेल साइकिल को डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कौन सा सीक्वेंस? इवेंट्स का। इवेंट्स का क्या मतलब होता है? क्या चीजें हो रही हैं। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल की ग्रोथ हो, कॉन्स्टिट्यूएंट डबल हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेल डिवाइड हो, इन पूरे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। दूसरा, सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूकैरियोट के लिए पढ़ाया जाता है, प्रोकैरियोट के लिए नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उसका डीएनए माइटोसिस जैसी चीजें शो नहीं करता, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। तो हम यहां पर लिख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेल ग्रोथ, सही है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन इज नोन एज, इज नोन एज, क्या बोलेंगे? नोन एज, नोन एज सेल साइकिल। ये वाली बात समझ में आ रही है? सही है। अब यहां पर एक एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब सेल डिवाइड होता है तो जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें जीनोम इंटैक्ट है। जीनोम इंटैक्ट है। जीनोम कौन बताएगा क्या होता है? ठीक है, चाहिए और बता, और कोई? यही बताना है? एक मिनट रुक जाओ, बॉक्स में लिखना जो अब लिखूंगा, कोई लिखे ना। कोई लिखे ना प्लीज, नहीं तो गड़बड़ होगी, फिर कॉपी में दिक्कत होगी। ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है। ये बैक्टीरिया का क्या है? न्यूक्लियोइड। ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल का क्रोमैटिन है। ये क्या है? क्रोमैटिन है। ये एक ऐसा सेल है, इस सेल में ये भी यूकैरियोटिक है। पहला सेल प्रोकैरियोटिक है। पहला वाला सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है, सही है। दूसरा सेल क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है, टिपिकल सेल है। टिपिकल मतलब एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक है व्हेन सेल डिवाइड, तभी दिखेगा क्रोमोसोम। बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को? ये बैक्टीरिया का सेल है, ये क्रोमैटिन है, और ये क्या है? मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है जो डिवाइड कर रहा है। तुम्हारे पास जीनोम की जो परिभाषा होती है, एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? जीनोम किसे कहते हैं बेटा? जीनोम जो होता है, हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? ऑल जीन, ऑल जीन्स ऑफ, किसकी? ऑल जीन ऑफ जो भी हमारे पास डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो उसका जीनोम फॉर्म करता है। वो क्या करता है? जीनोम फॉर्म करता है उसका। तो हम क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया में उसके न्यूक्लियोइड को जीनोम बोल देते हैं। उसके न्यूक्लियोइड को क्या बोलते थे? जीनोम बोल देते हैं। तुम्हारा मान लो ये स्किन सेल है, मैं क्रोमैटिन को भी जीनोम बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है, बोल सकता हूं, ये बोलने के लिए है। लेकिन अगर मैं जेनेटिक्स के हिसाब से परिभाषा देखूं तो ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम बोलते हैं। ये जेनेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि जेनेटिक्स की पढ़ाई क्रोमोसोम पे की जाती है। तो हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को, अगर मैं लिखता हूं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को, उसको हम क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। मेरा बात समझो ध्यान से,
जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक नॉर्मल परिभाषा बोलता हूं जीनोम की, तो जीनोम होता है किसी भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें उसकी सारी जीन प्रेजेंट है, उसे जीनोम सबसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो न्यूक्लियोइड को भी जीनोम बोल देते हैं, इसको भी जीनोम बोल देते हैं। जीनोम का मतलब होता है किसी कोशिका, किसी सेल के अंदर जितनी भी जीन्स हैं उन्हें जीनोम बोल देते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक्स के हिसाब से परिभाषा में जाऊं तो ह्यूमन जीनोम का मतलब 23 क्रोमोसोम है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे यहां जीनोम की 2 कॉपी होती हैं, किसमें? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपी वैसे होती है, मानते हैं हम ऐसे। नहीं तो नॉर्मली हम क्रोमेटिन को क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। ये समझ में आ रहा है? हम इसको भी क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। जब आप बायोटेक पढ़ते हो तो बायोटेक में हमारे पास 2 तरह का डीएनए होता है। एक वो डीएनए जो न्यूक्लियोइड है ई कोलाई का, उसे हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए। और एक वो डीएनए जो उसके अलावा है उसे प्लाज्मिड डीनोम कह देते हैं। तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सही है। तो जीनोम शब्द किसके लिए होता है? नॉर्मली डीएनए को हम जीनोम शब्द से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लाज्मिड के, बैक्टीरिया के भी और एक नॉर्मल सेल के। क्लियर है ना? व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल मैं बता देता हूं, आप सबके ध्यान से सुने बेटा। आप सबके बॉडी में जितने भी सेल हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, सबके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। सही है? तो हर एक सेल में जीनोम भी है। ठीक है, पॉइंट क्या है वो सुनेंगे ध्यान से। मान लो सबके पास 5,000 जीन्स हैं, ठीक है, उसमें से 4,990 मतलब 10 जीन छोड़ के सारी जीन कॉमन है सबके अंदर। सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली सेम हो सकती है किसी की जीन, कुछ तो अलग है। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल हमेशा पॉपुलेशन के लिए बताया जाता है। पॉपुलेशन बताने के लिए बाउंड्री डिफाइन की जाती है। यदि मैं बोलूं कि इस क्लास में जो लोग बैठे हैं तो एक बाउंड्री के अंदर बैठे हैं, इसका मतलब इस क्लास में एक जनसंख्या, एक पॉपुलेशन बैठी है। तो इस क्लास में जितनी भी जीन है उसे इस क्लास का जीन पूल बोलेंगे। तो उसमें कॉमन कितनी है? 4,990। 10-10 सब में अलग है, तो 4,990 और अलग वाली भी ऐड कर दूंगा तो जीन पूल बनेगा। अब मुझे अपने दिमाग से सोच के बताओ, जीनोम और जीन पूल में से क्या बड़ा होगा? जीन पूल। समझ में आ रहा है? पर जीन पूल हमेशा किसका होगा? पॉपुलेशन का होगा। क्या नंबर ऑफ जीन इन जीनोम और जीन पूल किसी केस में सेम हो सकती है? कब? if population is a product of asexual reproduction. If entire population is a product of asexual reproduction, then gene pool और जीनोम में नंबर ऑफ जीन सेम आएंगी। यस, बोलो। अब यहां से क्लास में से कुछ को बाहर भगा दें, निकाल दें, तो इसे कहेंगे जीन फ्लो। कुछ जीन बाहर जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा जीन पूल पॉपुलेशन के संदर्भ में परिभाषा है। डेफिनेशन किसके बारे में बोल रहे हैं? पॉपुलेशन में। जीनोम सेल के अंदर जीन के सेट को बोलते हैं। सारी जीन मिलके क्या बनाती हैं? जीनोम बनाती हैं। जेनेटिक्स में जीनोम की ये परिभाषा है, पर नॉर्मली किसी भी क्रोमेटिन को हम उसका क्या बोल सकते हैं? जीनोम बोल सकते हैं। एनसीईआरटी जो यहां लिखना चाह रही है वो ये लिखना चाह रही है कि जब सेल डिवाइड करता है, व्हेन सेल डिवीजन होती है, तो जो 2 डॉटर सेल बनते हैं, क्या बनते हैं? 2 डॉटर सेल बनते हैं, उनपे 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 क्या होती है? इंटेक्ट कॉपी होती है जीनोम की। इंटेक्ट कॉपी ऑफ जीनोम का क्या मतलब है? कि उनके पास जीन्स हैं और वो एकदम इंटेक्ट है। इंटेक्ट समझ में आ रहा है? यस, ये और ये इंटेक्ट है। क्लियर है? ये और ये क्या है? इंटेक्ट है। ये समझ में आ गई? बोलो, ये समझ में आ गई? ये और ये आपस में, मतलब इंटेक्ट का मतलब इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई है। तो एक कॉपी इसमें चली गई और एक कॉपी इसमें चली गई जीनोम की। यहां इंटेक्ट का मतलब है नो म्यूटेशन, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेल डिवीजन एज अ होल बोल रहे हैं, मेरी बात सुन। सेल साइकिल बड़ी टर्म है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन सब आता है। जब हम सेल डिवीजन करते हैं तो सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, और उसमें जो जीनोम की कॉपी जानी चाहिए वो इंटेक्ट जानी चाहिए, मतलब
किसी प्रकार की कोई म्यूटेशन सेल नहीं चाहता जब सेल डिवाइड होता है। हो सकती है वो एक अलग चीज है। मियोसिस एक अलग, मियोसिस डिवीजन ही नहीं है, मेरी बात सुन ध्यान से। मोस्ट ऑफ द सेल में प्रोकैरियोट में फिजन होती है नॉर्मल वाली। मैक्सिमम जगह जो डिवीजन है वो माइटोसिस है। मियोसिस माइटोसिस से इवॉल्व हुई एक स्पेशल डिवीजन है, वो उन्हीं में होती है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो मियोसिस स्पेशल केस है डिवीजन का, इसीलिए हम एम फेज को हमेशा माइटोसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, मियोसिस वर्ड नहीं लाते। एम फेज मतलब मेनली माइटोसिस। ठीक है, क्लियर है? सही है, नोट करो पहले से। बंद कर लो भाई फोन। हाँ बंद कर लो। फाइनल कब है? नहीं, शाबाश। कौन चीज का फाइनल? सही है, 4 मई 2025। 2025, शाबाश। है बेटा, तुम्हारे पास सिलेबस खत्म करने का समय 7-8 महीने ही है, प्लीज मेहनत से करते रहो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट भी देने हैं खूब सारे। ठीक है, और उसके बाद अपना शनिवार संडे मंदिर मंदिर जाते रहा करो, पेपर लीक ना हो इसलिए। ठीक है। हाँ, क्या एनवाईटीएस तुम्हें क्यों चाहिए तो बता। चाहिए क्यों मुझे बता। एआईटीएस मिलेगा बाद में। तुम्हें एआईटीएस चाहिए, एनवाईटीएस नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्यों चाहिए उसका? हम्म, टेस्ट सीरीज तुम्हें चाहिए नहीं एनवाईटीएस। तुम्हारा सिलेबस उसके पैरेलल कैसे होगा? हम्म, तुम्हारे 2 टेस्ट हुए ना? 2 हुए 3 हुए? 2 हुए। एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन एक ब्लड टेस्ट नहीं? हाँ बेटा। 2 सेल हो सकता है। कहां हो सकता है बता। कोई ऐसा डिवीजन बताओ जहां पे ग्रोथ नहीं होती पर सेल डिवीजन हो जाती है। जब जाइगोट से मोरूला बनता है, उसमें एक जो साइज जाइगोट का है वही साइज 8 सेल का है। सही है? समझ आया नहीं आया? उसमें ग्रोथ नहीं होती पर सेल डिवीजन हो जाती है, पर स्पेशल केस है। अगर मैं बिना ग्रोथ करे सेल डिवीजन करता रहूं तो साइज कैसे बढ़ेगा किसी चीज का? है ना? बता। हम्म, इंटेक्ट कॉपी ऑफ क्या जा रहा है? जीनोम जा रहा है। सेल साइकिल के क्या क्या फीचर हैं भाई, कौन बताएगा? 2-3 फीचर एनसीईआरटी ने लिखा है। फीचर ऑफ सेल साइकिल, सबसे पहले कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड इवेंट? किसके बाद क्या होगा फिक्स है, किस चीज के बाद क्या होगा ये फिक्स है। सही है? किस चीज बेटा, क्या हुआ कर ले, क्या हुआ है उसमें ऊपर? कर लो ठीक, क्या हुआ, एसी में से हवा आ रही है? ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है? कर ले ठीक, कर ले जो कर रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। कोऑर्डिनेटेड इवेंट क्या होता है बेटा? फिक्स है किसके बाद क्या होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मेरी तरफ ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सुनो सब लोग, पहले लिख लो फिर बात करते हैं, एक बार लिख लो, चलो पूरा करो फिर बात करते हैं जल्दी। कल एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स है? सबकी नहीं है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी एक्स्ट्रा है सुधांशु सर की है? ठीक है, ठीक है। पीटी सर बोले थे? लिख लो बेटा, ये लिख लो।
कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है सीक्वेंस फिक्स है, किसके बाद क्या क्या होगा, समझ में आ रहा है? जब सेल डिवीजन होगी तो दो डॉटर सेल जो बनेंगे उनमें जो डीएनए आएगा वो एग्जैक्ट सेम होगा। इंटैक्ट जीनोम का क्या मतलब, बिना टूटे हुए। आ जाओ भाई, इधर फोकस करेंगे सब लोग। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है सीक्वेंस फिक्स है। क्या फिक्स है? सीक्वेंस फिक्स है, किसके बाद क्या होगा। अंडर जेनेटिक कंट्रोल का मतलब सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे बेटा। किस किस को पता है सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम सेल के अंदर है, क्या सुसाइडल बैग सेल के अंदर होना चाहिए? नहीं, उसका कोई काम है ना, इसलिए प्रेजेंट है। ऐसे ही क्या होता है बेटा, हमारे पास ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ह्यूमन में कैंसर की कोई जीन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली कैंसर की कोई जीन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जीन जिसमें म्यूटेशन होकर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएं, ऐसी जीन को हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। जैसे कैंसर की जीन अगर कोई है तो उनका नाम ऑन्कोजीन है, तो वो जीन कैंसर कर रही है, लेकिन हम ये क्या वर्ड करते हैं, उसके आगे प्रोटो लगा देते हैं। प्रोटो का मतलब कैंसर करने से पहले की सिचुएशन, इनएक्टिव स्टेज में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितनी भी आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन है, या वो जीन है जिनकी म्यूटेशन होने से कैंसर होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी जीन जिनमें म्यूटेशन होने से कैंसर हो जाता है, वो जीन, ध्यान सुनेंगे, वो जीन हमारे पास नॉर्मली सेल साइकिल की कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो रही है। कोई ना कोई इवेंट सेल साइकिल का गड़बड़ हो रहा है, उस कोई प्रोटीन ऐसी है जो सेल साइकिल को सही से करा रही थी, वो प्रोटीन गड़बड़ हो गई है। समझ आया? तो इस वजह से कैंसर हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि यार कैंसर ये वाला बहुत ज्यादा होता है, लंग्स कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, माउथ का कैंसर हो रहा है, सर्विक्स का कैंसर हो रहा है। ये पर्टिकुलर टाइप के कैंसर कैसे ज्यादा होते हैं मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैंसर कराने के लिए जो केमिकल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन या म्यूटाजन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन या म्यूटाजन। मेरी बात समझना ध्यान से। तुम्हारी बॉडी में सबसे आसानी से कांटेक्ट में बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो जगह आएगी, वहीं पर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्किन आएगी, एलिमेंट्री कैनाल भी तो बाहर की चीजों के कांटेक्ट में आएगी, लंग्स भी तो बाहर की चीजों के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि कैंसर करने वाली चीज बाहर से ही तो बॉडी में जाएगी। इसीलिए कैंसर ऐसी जगह पर जल्दी डेवलप होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, नहीं, डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, जो भी म्यूटेशन सेल्स में होती है वो ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें सेल साइकिल गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सेल साइकिल जीन्स के कंट्रोल में है। ये चीज समझ आ रही है? तो सेल साइकिल को नॉर्मल चलाने वाली जीन का नाम प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। जैसी उसमें म्यूटेशन होती है वो ऑन्कोजीन बन जाती है। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन जीन को ठीक नहीं कर सकते? प्रॉब्लम ये है कि जिस सेल में म्यूटेशन हुई थी उसने डिवाइड करके अब 4 लाख सेल बना दिए हैं। मुझे पता ही नहीं है, दूसरा 4 लाख सेल बनाए हैं। अच्छा, म्यूटेशन होना चेंज इन जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है? जीनोटाइप है। पहले जीन्स बदली हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? पहले क्या बनी है? बदली है जीन्स। लेकिन जीन बदलने के बाद अभी उसने बाहर कोई कैरेक्टर शो नहीं किया है। तो जब तक वो कैरेक्टर शो नहीं करेगा मुझे पता नहीं चलेगा कि सेल में कैंसर है। इसीलिए क्या होता है कि मैंने 10 लाख में से 5 लाख सेल मार दिए, बचे हुए 5 लाख में अभी भी कैंसर हो रखा है, गड़बड़ हो रखी है, पर वो चुप बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कैंसर फिर आता है दोबारा। समझ आ रहा है? क्योंकि 100% में खोज के उन सेल्स को मार ही नहीं सकता जिनमें गड़बड़ हुई है। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो सेल साइकिल की में सबसे ज्यादा रिसर्च जो होती है वो किन सेल्स को लेकर होती है? कैंसर सेल्स को लेकर। सही है? सेल साइकिल की सारी रिसर्च हमारी किससे रिलेटेड है? कैंसर से लेकर रिलेटेड है। क्लियर है? सही है? इसलिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अंडर जेनेटिक कंट्रोल है। क्लियर है? अगर आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी ऐसे साइंटिस्ट से बात करोगे तो कुछ खास तरह की प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं कि जब कैंसर होगा तो ये प्रोटीन बनेगी, उससे वो चेक कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? बोलो। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा क्या है बेटा, एनसीईआरटी लिखती है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज थ्रू आउट होता है। थ्रू आउट मतलब
लगातार होता है, अकर थ्रू आउट सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, बट सेल डिवीजन स्पेसिफिक फेज में होता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन, बट डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिक फेज में होता है, अकर इन स्पेसिफिक फेज। स्पेसिफिक फेज का मतलब एस फेज वगैरह की हम बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। एक सेल है, उसमें थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म पूरी सेल साइकिल में बढ़ता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होती है और कभी होती नहीं है। तो सेल साइकिल की कुछ बेसिक फीचर क्या है? पहला, कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब किसके बाद कौन सा इवेंट हो रहा है। दूसरा, जीन्स के कंट्रोल में है, जीन्स कंट्रोल करती है पूरा प्रोसेस, हर चीज की जीन है, ठीक है, हर चीज की जीन है। मेरी बात समझो ध्यान से। ऐसी जीन जो नॉर्मल सेल साइकिल कंट्रोल करे, उसको कई बार नाम भी दे देते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, क्योंकि उसमें गड़बड़ होगी तो ट्यूमर होगा। बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ तो थोड़ी बहुत हमेशा चलती रहती है, पर डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर फेज में होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो सेल साइकिल है क्या, किसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट। क्या क्या? सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। क्लियर है? ये सारे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। और सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ किस में पढ़ते हैं? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़ते। याद रहेगी बात? बोलो, नोट करो जल्दी से इसको, कर लो बेटा जिन्होंने नहीं लिखा। एनसीईआरटी पढ़ो, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो एनसीईआरटी में, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो जल्दी एनसीईआरटी में, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी। लिख लिया? पहला पैराग्राफ पढ़ना है बेटा आपको, मतलब सेकंड पैराग्राफ उसी पेज पे, उसमें कोऑर्डिनेटेड लिखा है, जेनेटिक कंट्रोल लिखा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात कर रहा है। दूसरा वो ये कह रहा है कि सेल जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्पेसिफिक एक टाइम पे होता है, बाकी ग्रोथ तो लगातार चलती रहती है थोड़ी बहुत। ग्रोथ किसकी टर्म में? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। क्लियर है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज लगातार होता रहता है। आइए भाई, हाँ बेटा। ग्रोथ दो तीन तरीके से हो सकती है, डीएनए बढ़ने को भी ग्रोथ कहते हैं, न्यूक्लियस बढ़ने को भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्म बढ़ने को भी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, पर यहां पर वो किसकी बात कर रहा है? साइटोप्लाज्म की। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलेंगे एक बार, ये लिख लिया हो तो ये लिखना है सबको, ये वाला, ये लिख लो बॉक्स बना के, बॉक्स बना के लिख लो, तुम्हें याद रहेगा। इसीलिए जीन पूल वर्ड तुम्हें हमेशा एवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन जो होता है वो जनसंख्या पे काम कर रहा होता है, इंडिविजुअल एवोल्यूशन नहीं पढ़ते हम। सही है? नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन पे काम करता है, इंडिविजुअल पे नहीं करेगा। है? हार्डी विनबर्ग में पढ़ते हो ना जीन पूल वगैरह, उसका मतलब समझ में आ रहा है? हम्म। अगर दो पॉपुलेशन को अलग अलग रख दिया जाए तो उनका जीन पूल अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए बनाओ जल्दी से।
लिख लिया? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। चलिए, जूलॉजी में सेकंड चल रहा है चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स है। ठीक है, और फिजिक्स में थर्ड चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D, और उसमें केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में पीरियोडिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक में IUPAC ऑर्गेनिक में। अच्छा, ठीक है, चलो हो गया, आ जाओ। हाँ भाई, जल्दी से इधर बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। सेल डिवीजन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल डिवीजन में क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आप देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, क्या कहती है? कहती है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ताकि क्या हो? करेक्ट डिवीजन हो। करेक्ट डिवीजन का क्या मतलब है? जो दो सेल बने, जो प्रोजेनी का मतलब होता है दो सेल जो बने, उसमें कैसा जीनोम जाए? इंटैक्ट। यहां पर इंटैक्ट का क्या मतलब है? एग्जैक्ट कॉपी। यहां पर क्या मतलब है इंटैक्ट का? एग्जैक्ट कॉपी जाए। तो एनसीईआरटी डेफिनेशन देती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट जहां पर सेल अपना जीनोम डबल करे, कुछ चीजें बनाए सेल के अंदर, और इवेंचुअली इवेंचुअली डिवाइड कर जाए दो डॉटर सेल में। उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम क्या नाम देते हैं? सेल साइकिल। दूसरा ये कह रहा है कि ऑल दो, जबकि सेल ग्रोथ लगातार चलता रहता है, सही है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, पर डीएनए सिंथेसिस कहां होती है? एक स्पेसिफिक फेज में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस फेज कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है टू रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। यहां पर कुछ बच्चों के डाउट भी थे, ऑनलाइन में भी आते थे कि क्रोमोसोम क्या डबल होता है? नंबर डबल नहीं होते। यहां पर ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ब्रैकेट में देखो इसने डीएनए लिखा है, तो जो डीएनए डबल हुआ है ना, जो डीएनए डबल हुआ है, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांट दिए जाते हैं किसमें? दो डॉटर न्यूक्लियाई में। अब देखो, ये डॉटर न्यूक्लियस वर्ड यूज नहीं कर रहा, न्यूक्लियाई मतलब दो हो गया ना, इसलिए न्यूक्लियाई वर्ड लिख रहा है। अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट किसकी बात कर रहा है? माइटोसिस की। यस, सही है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यस, दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक। देमसेल्फ का मतलब ये सारे इवेंट आपस में, देमसेल्फ का क्या मतलब है? आपस में जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है। क्लियर है? बोलो। तो हमने यहां पर जो जो पॉइंट्स हैं वो देख लो। कह रहा है कि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ किस में होगी? स्पेसिफिक स्टेज में, जबकि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज लगातार चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि दो सेल जो बनाने हैं उनको कैसा जीनोम देना है? इंटैक्ट। सेल डुप्लीकेट करेगा और इस तरीके से डिवाइड करेगा कि जो जीनोम आए वो इंटैक्ट आए। इंटैक्ट का मतलब एग्जैक्ट कॉपी आए। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बेटा, सेल साइकिल के कौन से फेज में म्यूटेशन होती है? G1S G2 या M? ऐसे में ही होती है, किसी में भी हो सकती है। म्यूट, मेरी बात सुनो, तुम लोग लॉजिकली सोचो जरा। ये स्किन सेल है, स्किन सेल है, बाहर से यूवी रे आ रही है, तो यूवी रे वेट करेगी कि अब इसका एस फेज आएगा तो म्यूटेशन करूंगा।
क्या लॉजिक है बताओ? किसी में भी कर सकती है, पर पॉइंट क्या है वो सुनो ध्यान से। पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा म्यूटेशन जीवन फेज में होती है। रीजन क्या है सुनना ध्यान से, क्योंकि वो ज्यादा समय तक सेल उसमें रहता है, समय के हिसाब से है। क्योंकि म्यूटेशन होने के लिए सेल को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ा होगा, एक्सरे हुआ होगा। एक्सरे म्यूटेशन कर सकती है, पर आपका 1 या 2 बार एक्सरे हुआ होगा। जो पर्सन एक्सरे मशीन यूज करता है वो एक पर्टिकुलर शीट के पीछे खड़े होकर यूज करता है, या कोई जैकेट पहन सकता है। इसका मतलब अगर उसके सेल्स को डेली एक्सरे से लगाओगे तो उसमें तो 100% म्यूटेशन हो जाएगी। तो म्यूटेशन होने के लिए पर्टिकुलर टिश्यू को एक समय के लिए उस म्यूटाजन के सामने लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जीवन एस G2M सब में हो सकती है, लेकिन जीवन में ज्यादा क्यों होगी, एस में ज्यादा क्यों होगी, जिस पे हम बात करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? पर ये आप हमेशा याद रखो कि जो सेल जिस फेज में जितने ज्यादा देर तक रहेगा उतने उसके चांस बढ़ जाते हैं किस क्या होने के, म्यूटेशन होने के। क्लियर है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? अब एम फेज में सेल होता ही बहुत कम समय के लिए है, ठीक है, तो कम होने के चांसेस हैं उसमें। क्लियर है? बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं होती नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं, चलिए आइए हेडिंग डालो। पहला टॉपिक जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं डिटेल्स ऑफ सेल साइकिल। डिटेल्स पढ़ रहे हैं बेटा, सेल साइकिल की जो भी डिटेल है वो सब पढ़ डालेंगे यहां पे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देखो, इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं ए, सबसे पहले मुझे पढ़ने हैं फेजेस। क्या क्या फेजेस हैं किसके, सेल साइकिल के। दूसरा मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ फेज। फिर मैं बात करूंगा चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस होते हैं हर एक फेज में, चेंजेस अकर इन फेज। और लास्ट में जाकर मैं एक टॉपिक पढ़ता हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा N2N, ये वाला प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्लॉइडी और या एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। हम स्टार्ट करते हैं एक उससे, एक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ये हेडिंग डाल लो, इन पे बात करने वाले हैं जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल ली सबने, हेडिंग डाल ली, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को साइकिल कब बोलते हैं, जब वो प्रोसेस रिपीट हो रहा हो, सही है, वो प्रोसेस रिपीट हो रहा हो। तो सेल के अंदर ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन रिपीट होती है, इसलिए हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब जब हम सेल साइकिल की बात ही कर रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम को देख रहे हैं। ये मैंने एक सर्कल बना दिया है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे हमने क्या देखा है बेटा, ये वाला जो फेज है इसमें सेल डिवीजन हो रही है। क्या हो रही है, सेल डिवीजन, सही है। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं बच्चे। मेरे पास ये सेल है, यहां पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसने डिवाइड करके ये 2 सेल बना दिए यहां पे। अब इस वाले में ये 2 सेल यहां तक आते आते इनका साइज बढ़ गया है, ग्रोथ हो गई है। फिर क्या किया, इन दोनों सेल ने अपना डीएनए डबल कर लिया इसमें, इस वाले फेज में। इसमें हमारे पास क्या हुई है, डीएनए रेप्लिकेशन हुई है। क्या हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हुई है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोलने वाला हूं बेटा। हमारे पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं उसमें एक सेल डिवीजन होता है और एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मान लो ये सेल डिवाइड हुआ और सुबह 9 बजे ये डिवाइड होकर इसने ये 2 सेल बना दिए। शाम 5 बजे तक
इसने कोई और काम नहीं किया, दो ही सेल थे, बस उसका साइज बढ़ गया। तो सेल डिवाइड होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन करने से पहले, डीएनए रेप्लिकेशन करने से पहले, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करने से पहले जो इसने ये टाइम लिया, जो भी इसने समय लिया, इस समय को हम क्या बोल देते हैं? गैप 1 या G1। मेरी बात समझो ध्यान से, फेजेस के नाम क्या रखे गए? सेल साइकिल में सबसे पहले एक नाम रख दिया गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हमने एम फेज बोल दिया। एक और बड़ा चेंज हमने देखा जिसे क्या बोल दिया? डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो ये समझो बेटा, फेज जैसा कुछ होता ही नहीं है, फेज हमने बनाए हैं चेंजेस को। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एज देखो, तो आप 8 साल, 9 साल, 6 साल बचपन का एज है, फिर एक टीन एज में आ जाते हो, फिर एक एडल्ट एज आएगी, फिर ओल्ड एज आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बदलाव दिखते हैं? बदलाव सिर्फ क्या दिखेंगे कि एक हमारे अंदर हमारा बिहेवियर बदल रहा होता है चीजों को लेके, दूसरा कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? पर मुझे ऐसा सडनली नहीं पता चलता है कि आज मैं अडल्ट एज में आ गया हूं या आज मैं ओल्ड एज में आ गया हूं। बॉडी में चेंजेस या किसी भी तरह का बदलाव एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। हम किसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को फेजेस में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि वहां मेजर बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए फेज हमने बनाए हैं। रियल में किसी सेल को नहीं पता होगा कि वो एम फेज में है या G1 फेज में है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आप अपने रोड पर बाहर जाओ तो गाय को और जो कोई एनिमल है उसको नहीं पता होगा ना पटना में है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? एनिमल का सिर्फ एक बिहेवियर होता है, उसको खाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, डॉग वगैरह दिन भर खाना खोजता रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? उसको पेरेंटल केयर होती है, उसको डर लगता है किसी चीज से, चोट लगने से, और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है। इसके अलावा एनिमल को कोई टेंशन नहीं है, उसको घर नहीं बनाना है, पैसा इकट्ठा नहीं करना है उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक सिंगल कोशिका है, उसको अपना सर्वाइवल करना है। उसमें जो बदलाव आते हैं उसको फेजेस का नाम हमने दिया है। तो किसी भी सेल में पहले दो इंपॉर्टेंट बड़े बदलाव थे, एक उसका डिवाइड होना और दूसरा डीएनए डबल होना। लेकिन डिवाइड होने के बाद, डीएनए डबल करने से पहले उसने जो कुछ घंटों का समय लिया, कुछ समय लिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? गैप 1। उसी की फुल फॉर्म, उसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं G1। अब क्या G1 फेज में उसने कुछ बदलाव किए? वो बिल्कुल है। हम गैप 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टाइम गैप है। अब उसमें बदलाव हम लिखेंगे जरूर से, पर जीवन नाम क्यों रखा गया, समझ में आया? क्योंकि दो बड़े बदलाव के बीच में जो गैप है उसे हमने क्या नाम दे दिया? G1, गैप 1 नाम दे दिया। अब हमने देखा कि यार यहां भी बदलाव हो रहा है बड़ा, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? गैप 2 नाम रख दिया। अब ये गैप 2 क्या था कि जब डीएनए डबल हो गया, सेल डिवाइड करने से पहले सेल कुछ तैयारियां कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको हमने क्या नाम दे दिया? गैप 2 नाम दे दिया। तो टोटल मेरे पास ये 4 फेजेस होते हैं। हम ये देखते हैं इन चारों में भी सबसे बड़े बदलाव मुझे किस फेज में मिलते हैं? इस वाले में, सेल डिवाइड होने में। इसलिए हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। तो हम इसको एम फेज लिखकर बाकी तीनों को उठा के इंटर फेज में डाल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा, हमारे पास क्या होता है, दो दो मेजर चेंजेस होते हैं। किसमें? इन सेल। एक होता है सेल डिवीजन और दूसरा होता है डीएनए रेप्लिकेशन। यस। अब मेरे को आपको यहां पर एक बात और बतानी है। जैसे हमने कहा था कि हमारे अंदर जो बदलाव हो रहे हैं हमारी सोच में हो रहे होते हैं और साथ के साथ बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं। ऐसे ही सेल में दो जगह बदलाव होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में सबसे बड़े बदलाव किसमें देखे जाते हैं? एम फेज में। किसमें देखे जाते हैं? एम फेज में बहुत बड़े बदलाव देखे जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, तो हमने कहा कि दो मेजर चेंजेस ये दोनों है। अब हमने क्या लिखा बेटा? सेल डिवीजन। तो हमने क्या लिखा? G1 क्या है? गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये गैप किस प्रकार का गैप है? टाइम गैप है। यस। ये क्या है बेटा? एक तरह का टाइम गैप है कि नहीं? उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, एक अलग बात है, पर टाइम गैप है ना। ऐसे ही G2 क्या है?
G2 क्या है? गैप बिटवीन किसके बीच में? डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे कहूं इस वाले में मेनली मैं ग्रोथ कर रहा होता हूं, इसमें तैयारी कर रहा होता हूं ये इसको डिवाइड करने की। एक ऐसा सेल है ये वाला, एक ऐसा सेल है जिसे जाइगोट कहते हैं। जितना बड़ा जाइगोट है डिवीजन के बाद, जितना बड़ा जाइगोट है डिवीजन के बाद उसने एक ही मतलब खूब सारे सेल बना लिए, इसको मोरूला कह दिया। अब जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ये फेज हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये दोनों गैप नहीं थे। इसका मतलब सेल ग्रो भी नहीं किया। समझ में आ रहा है? और उसको उसके कोई खास जरूरत नहीं थी उसको तैयारी करने की, तो फटाफट से डीएनए डबल करता था, डिवाइड करता था, डीएनए डबल करता था, डिवाइड करता था। समझ में आ रहा है? तो इस वाले फेज में जाइगोट से मोरूला में क्या एब्सेंट होता है? G1 और G2। G1 और G2 क्या कर दो? एब्सेंट कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जाइगोट का साइज और मोरूला का साइज क्या है? सेम है। यदि आपको, ध्यान से सुने, यदि आपको सेल को ग्रो भी, ऑर्गेनिज्म को बड़ा भी करना है, मल्टी सेलुलर भी बनाना है, तो आपको जीवन फेज में ग्रोथ करानी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ऑर्गेनिज्म बड़ा कब होगा? जब जीवन फेज में ग्रोथ होगी, नहीं तो ये वाले पॉइंट्स हैं, आप समझ लो। जाइगोट से मोरूला बनाते वक्त G1 और G2 एब्सेंट है, इसका मतलब जो साइज जाइगोट का है वही साइज मोरूला का है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये डिवीजन के बाद डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सेल डिवाइड करे और डीएनए रेप्लिकेशन ना करे। बिना डीएनए रेप्लिकेशन के कोई कोशिका, कोई सेल डिवाइड नहीं कर सकती। ये इस बात का भी प्रूफ है, जब आप मियोसिस पढ़ोगे ना, वहां पर G1 S और G2 नहीं बताए जाते। ये अंडरस्टूड है कि G1 S G2 के बिना वो ना माइटोसिस करने वाला है ना मियोसिस करने वाला है। क्लियर है ये पॉइंट्स? बोलो बेटा। ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठनी जरूरी है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों करने के लिए G1 S G2 होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, दो इंपॉर्टेंट फेजेस जो लिख रहे हैं, या हम सेल साइकिल को वैसे दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। इंटरफेस, सेल साइकिल को डिवाइड किया हमने किसमें? हाँ, डिवाइडेड इनटू इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस क्या है बेटा? G1 S प्लस G2। और दूसरा क्या है? एम फेज। एम फेज में क्या होता है? सेल डिवाइड करता है। यस, ठीक है, जल्दी बनाओ, जल्दी इसको लिखें, एक बार बनाते हैं कुछ, इसका डिफरेंस बनाएंगे। कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा है? तुम्हारी शक्लें इतनी उतरी हुई क्यों होती हैं? वो दुखी, आधे तो दुखी नजर आते, पता नहीं क्यों है। लास्ट क्लास है, तुम 6 घंटे पढ़ नहीं सकते हो तो पैसा कैसे कमाओगे डॉक्टर बन के? मान लो बाहर पेशेंट की लाइन लगी हुई है और सब 2-2 हजार रुपए दे रहा है 15 मिनट देखने के, बस फिर है। और तुम्हारा मन कर रहा है यार अब कैसे बैठूंगा, घर जाना है? 100 नहीं, 15 मिनट का 2 हजार रुपए मिल रहा है। कुछ किया है ऐसा जीवन में तूने, तुझे 100 रुपए दे? एक्चुअल में तू समझ नहीं रहा है, तू जितना कम पढ़ेगा उतना तेरा लाखों में नुकसान हो रहा है। समझ? कॉलेज तो तुम सब जा रहे हो, अब उसमें मेडिकल लगाना है और उसके आगे गवर्नमेंट लगाना है। जो जितना पढ़ेगा वो लगता चला जाएगा। कॉलेज तो सभी जा रहे हो, 12th पास हो कहीं ना कहीं चली जाओगे किसी कॉलेज में। सही है ना? हाँ, गवर्नमेंट और मेडिकल ये तुम्हें लगवाना है, ठीक है? तो कितना खराब लगे ना। आज पापा घर आए, कहा कि आज तुम्हारी फीस नहीं देंगे, मैं काम करके बोर हो गया था। खराब नहीं लगे? मम्मी कहे आज खाना नहीं बनाया, बोर हो गए खाना बनाते बनाते, आज तुम भूखा रहो, है? या डॉक्टर कहते आज मन नहीं कर रहा देखने का, मैं घर जा रहा हूं, है? मैं सर्जरी कर रहा हूं, आखिरी पेशेंट है, हाँ, कहते तू मर जाओ, अब मैं सर्जरी नहीं कर रहा, है? खराब लगेगा नहीं?
है, दोनों तरह की। कोई नॉन स्टोन भी पैकेजिंग में हेल्प करती है, पर मैंने आपको क्या बताया था कि यदि टोटल 100 प्रोटीन है उसमें से 80% स्टोन है, तो 20% को कोई नाम ना देके नॉन स्टोन का नाम दे दिया। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं, जल्दी करो जल्दी जल्दी। गैप 1 और गैप 2 का मतलब समझ में आ रहा है? ये टाइम गैप है बेटा, इसलिए इनका नाम G1 G2 रखा गया है। ठीक है, G1 और G2 रखा गया है। हाँ, जो ऑर्गेनल पहले थी उनमें से वो ऑर्गेनल को वो डबल करेगा जो नॉर्मली नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डबल करना जरूरी है दोनों सेल में बांटने के लिए। प्लास्टिड को डबल करना जरूरी है, कुछ कुछ राइबोसोम दोनों में डालने जरूरी, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगी। सेंट्रियोल एस फेज में डबल होता है, हाँ, वो भी एनिमल सेल में। बच्चे देख, मान ले ईआर जो होता है ना मेम्ब्रेन का बना होता है, उसको हम सेल जब ग्रो करेगा नई ईआर बना सकते हैं, लेकिन सेल डिवाइड करने से पहले मुझे थोड़ी बहुत ईआर और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को बांटना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेल में सारे डाल दूं बाकी में ना डालूं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन से बनता है, वो तो डिवाइड करने ही पड़ेंगे दो में। सही है, चलो आगे चलते हैं बेटा। लिख लिया? जल्दी करिए, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, रुक जाए एक बार। ये लिख लिया? सबने लिख लिया भाई अपनी गंदी गंदी राइटिंग में जो भी लिखते हो तुम लोग, खराब खराब सी? लिख लिया? हाँ। है? ठीक है, एमडी सर की वीडियो आई है ब्लड ग्रुप वाली, है ना? देखिए किसी ने? बेटा फोन चला रहे हो क्लास में, फिर कैसे देख ली तुमने? आज ही आई है वो तो। और किसने देखी है? नहीं देखी ना? शाबाश शाबाश, इधर ध्यान दो। हाँ यूट्यूब क्या था, शाबाश बहुत बढ़िया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बेटा प्लीज बात ना करो, क्योंकि मुझे इधर ध्यान दो बच्चे। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पर ये G1 है, SG2 है, और ये मेरे पास M फेज है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान दो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं M फेज, ठीक है, और G1 G1 प्लस S प्लस G2, इसको मैं इंटरफेज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं इसको मैं? इंटरफेज लिख रहा हूं। मैं चाह रहा हूं इसका एक कंपैरिजन आप बनाओ ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। सबसे पहले एम फेज क्या होता है, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। सेल एक्चुअली डिवाइड करता है किसमें? एम फेज में एक्चुअली डिवाइड करता है। जब किसी सेल को, इधर देखो भाई, जब किसी सेल को डिवाइड करते हैं तो उसमें पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करना होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करना होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम न्यूक्लियस डिवाइड कर देते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करते। फॉर एग्जांपल पोलर न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। या मल्टी न्यूक्लिएटेड कोकोनट का वाटर, ठीक है, एंडोस्पर्म, सही है। पर नॉर्मली क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन का मतलब यहां पर है, सेल डिवीजन का मतलब यहां पर है, हमारे पास क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सेल डिवीजन का क्या मतलब है, यहां पर हमें क्या क्या डिवाइड करना है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस डिवाइड करना है। उसको कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। फिर हमारे पास क्या डिवाइड करना है? साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ इसमें चेंजेस
कहां कहां हो रहे हैं? चेंजेस अकर इन साइटोप्लाज्म, और कहां हो रहे हैं? एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में चेंज हो रहे हैं। यस, ठीक है। अब इंटरफेस क्या है बेटा, देखे ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर मुझे इंटरफेस को डिफाइन करना हो, यहां एम फेज खत्म हुआ है और यहां दूसरा एम फेज स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मुझे प्रॉपर डिफाइन करना हो तो इंटरफेस क्या है? टाइम है। इंटरफेस क्या है बेटा? इट इज टाइम पीरियड, किसके बीच में? बिटवीन एंड ऑफ वन एम फेज एंड स्टार्ट ऑफ न्यू एम फेज। ये बात समझ में आ रही है भाई? ये एम फेज खत्म हुआ, अगले वाले का फिर स्टार्ट हुआ, उसके बीच के गैप को अपने क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस बोल रहे हैं। इसमें मेन चेंजेस कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। मेन चेंजेस कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए तो डबल होता है, जो एस फेज है ना, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है? डीएनए तो डबल होता है, पर वो बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल प्रॉपरली। मेरा क्या मतलब है, इस बात का समझना ध्यान से, ध्यान से सुनो बच्चे। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनेंगे, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये इसका न्यूक्लियस है। दूसरा, यहां ये डीएनए है, यहां डीएनए ये रहा। अब ये डीएनए डबल भी हो गया, मुझे कुछ खास पता चलता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें क्या है, दोनों में बड़े चेंजेस दिखते हैं, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। इसमें मेन चेंजेस किस में अपीयर होते हैं? साइटोप्लाज्म में चेंजेस अपीयर होते हैं, ठीक है। और वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, डीएनए डबल भी होता है पर नॉट विजिबल प्रॉपरली, अच्छे से दिखता नहीं है। इंटरफेस का एक और नाम है, क्या नाम है उसका? रेस्टिंग फेज। क्या नाम है? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं इसको? रेस्टिंग क्यों बोलते हैं? नहीं, एज कंपेयर टू एम फेज लेस चेंजेस हो रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है? उतने बड़े बदलाव नहीं हो रहे, इसलिए इसको रेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग। किसको? G1S और G2 को। ये कितने परसेंट टाइम लेता है टोटल सेल साइकिल का? ये लेता है 5% टाइम। ये कितने परसेंट लेता है? ये लेता है 95% टाइम। क्लियर है? अब मेरी बात सुने, तुम्हारा जो स्किन सेल है, मान लो मैं 4 ऑप्शन दे दूं, G1S G2M, किस में होने के चांसेस हैं? G1 फेज में, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि एक नॉर्मल परमानेंट सेल है, जब मैं वर्ड यूज करता हूं परमानेंट स्किन सेल, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो जीवन से ही परमानेंट हुआ होगा। अगर कोई सेल एस फेज में आ जाता है देन इट हैज टू डिवाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो, नोट करो पहले इतना। सेल साइकिल प्रोकैरियोट में देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ किस में देख रहे हैं? यूकैरियोट में, ठीक है। पूछो, और कुछ पूछना है किसी को? बताओ बताओ। क्या चीज बेटा? कोई भी सेल रख सकते, 95% के आसपास क्या होता है? इंटरफेस होता है, और सेल डिवीजन होता है वो 5% होता है, एम फेज। लेकिन कोई ऐसा सेल जो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा होगा, तो हो सकता है वो टाइम इंटरफेस का घट जाए, क्योंकि जल्दी डिवाइड कर रहा है। भाई एम फेज का तुम टाइम नहीं घटा सकते, वो तो उतने पेज से ही होगा। टाइम तुम्हें किसका घटाना पड़ेगा? उस गैप का। सही है नहीं? मान ले तू 3 घंटे पेपर लिखता है, 6 घंटे रेस्ट करता है, अगला 3 घंटे फिर पेपर लिखता है, ठीक है। अब मुझे कहना है तुझे जल्दी जल्दी पेपर कराना है, तो मैं गैप कम करूंगा ना, ऐसे ही होगा ना। सोच पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो जाइगोट से मोरुला बनता होगा, उसमें
ये 5% वाला जो टाइम वाला, ये तो परसेंटेज में है ना, तो इंटरफेस जैसे ही घटेगा तो एम फेस का टाइम ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लिख ली? जल्दी, हाँ जल्दी करो। कल एक बच्चे का मैसेज आया रात में, 715 वेस्ट बंगाल से, कह रहे सर कोई पूछ ही नहीं रहा हमें तो, है ना? थोड़ी सी खराब सिचुएशन है, दुख की बात है, नहीं? हाँ, 715 पे भी कुछ 300-400-500 रैंक आ रही होगी, है? क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देख तेरे को एक चीज समझ, खाली एक एक पैरामीटर होता है, हम लोग जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो दिल्ली में क्या है, दो तरह के कॉलेज हैं, एक वो है जिसका जिसमें पीजी में ना हल्का सा कोटा होता है, रिजर्व होता है, वो एक वीएमएमसी है ना? यूसीएमएस नहीं है, सफदर वो है, सफदरजंग के बाद है अंबेडकर, ठीक है, एक और है। तो ऐसे एम्स क्या होता है, कोई खराब वाला एम्स भी इसलिए ले लो क्योंकि कॉमन एग्जाम होता है पीजी का, एम्स का सबका, उसमें कुछ परसेंट इंटरनल के लिए रिजर्व होती है। तो यही एक पैरामीटर, और कोई पैरामीटर नहीं है। बाकी एक पैरामीटर और है कि दूर एकदम गांव में लोग हैं जीएमसी, तो वहां डिपार्टमेंट्स नहीं बने होते, सही है क्या? अच्छा है ना? तो मिलेगा नहीं, हो एम्स ऋषिकेश बेटा 1000 के अंदर रैंक पे है, 1000 के अंदर रैंक के लिए इस बार नंबर चाहिए 700 के ऊपर। चलो स्टार्ट करेंगे, क्या बता रहा था मैं? है कुछ मैं बोल रहा था ना, लिख लेना तुमने? ठीक है, हेडिंग डालो, टाइम फॉर डिफरेंट वे। हाँ अभी 10 मिनट है, लिखो टाइम फॉर डिफरेंट फेजेस, लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो। चलो ठीक है, कल पढ़ रहे हैं, छोड़ दो, कल पढ़ा रहे हैं। अरे एक काम करो, सुनो ध्यान से, लंच कर लो जिसको करना है, मैं आधे घंटे के अंदर आ रहा हूं, जो डाउट पूछना आज पूछ लो, निकल पूछ लेना, जो रुका हुआ है रुक जाओ, मैं आके डाउट बता देता हूं। क्लास तो है आपकी, टाइम क्या टाइम है? इनके बैच का टाइमिंग है 10:15 बेटा 10:15 से मेरी क्लास है 11:45, सेम टाइम जो आज टाइम है ना क्लास का मेरा, वही है। आज मैं बता रहा हूँ। तरुण तरुण सर का जो क्लास है कल, तुम लोग का 10:15 से 11:45 तक होगा। उसके बाद 12 बजे से बीएन सर लेंगे, जिसका भी फिजिक्स का जो टॉपिक छूटा था, 12 बजे से 2 बजे तक बीएन सर लेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सुधांशु सर लेंगे। एक मिनट बात सुनो, जो टॉपिक छूटा है उनके लिए कंबाइंड क्लास है, और सर का, तरुण सर का क्लास कल 10 बजे से, 10:15 से, ठीक है? टेलीग्राम आप सुन लिए ना? ठीक है, 10:15 से, हाँ। और जिनका भी आई कार्ड नहीं बना है उधर से लाइन लगा के आ जाओ, आज लास्ट है, इसके बाद नहीं, मंडे से पंच कार्ड ही होगा। जिसको भी रुकना हो सुन लो भाई, 15-20 मिनट आधे घंटे में आ रहा हूं, जिसने असाइनमेंट बना लिया, डाउट पूछना चाहे पूछ सकता है वो, ठीक है?